भारत में हरियाणा खेलों में सबसे आगे क्यों है? इसका जवाब मेडल नहीं बल्कि वो स्टील की हिम्मत है जो मुश्किलों से लड़कर पैदा होती है। और शायद यही वजह है कि हरियाणा खेलों में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी सुविधाओं से नहीं, संघर्ष से पैदा होते हैं। इसी संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल है जींद के हैबतपुर गांव की रोइंग एकेडमी, जहां आर्मी से रिटायर्ड एक अधिकारी बच्चों को चैंपियन बना रहा है, पर जिनके पास ना खेल की बुनियाद है, ना आधारभूत सुविधा, अगर है तो बस नहरें और आग जैसे सपने। आज हम बात करेंगे उस खेल की जो दुनिया के सबसे पुराने खेलों में शुमार है और आज भी इंसान की असली ताकत की परीक्षा लेता है। रोइंग यानी एक ऐसा खेल जो पूरी तरह ताकत, रिदम और अनुशासन पर चलता है। गांव की गलियों से एशियन मंच तक जाने वाली इन बच्चों की दास्तां सुनाने से पहले इस खेल के इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। यहीं से इनके संघर्ष की असली तस्वीर साफ होती है। रोइंग की शुरुआत करीब 5800 ईसा पूर्व फिनलैंड की प्राचीन नाव से शुरू हुई। हालांकि खेल के रूप में यह 17वीं-18वीं सदी में इंग्लैंड की थेम्स नदी पर उभरा और 1829 की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बोट रेस ने इसे आधुनिक पहचान दी। इतिहास गवाह है, पहला आधुनिक ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को ग्रीस की राजधानी एथेंस में शुरू हुआ था और रोइंग भी उसी का हिस्सा था। लेकिन समुद्र में उठी तेज हवाओं और तूफानी मौसम ने पहला मुकाबला होने ही नहीं दिया। नतीजा, पूरा इवेंट रद्द हुआ। इसलिए रोइंग का असली आगाज फिर अगले ओलंपिक यानी 1900 में हुआ। भारत में यह ब्रिटिश राज में 1867 के क्लबों से शुरू हुआ, जबकि 1976 में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनने के बाद इसे आधिकारिक दर्जा मिला। इस कहानी में हम उस बेटी की बात भी करेंगे जिसका जन्म तो एक सामान्य बच्ची की तरह हुआ था, लेकिन बेटा न होने की कसक में माता पिता ने उसका नाम काफी रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि वही काफी एक दिन उनकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा बनकर उभरेगी। हिम्मत भी, हौसला भी और गर्व भी। में गए थे पीछे कश्मीर में, वहाँ पे मेरी 4th पोजीशन थी। अब की बारी हम कोशिश करें कि हमारा अच्छा रिजल्ट आए। काफी नाम क्यों रखा है? क्योंकि सबसे छोटी मैं थी, लास्ट में ही, इसलिए काफी। तो काफी आमतौर पर अपना रखते थे ना, काफी अंतिम भाई लड़कियां बहुत हो गई, बस और नहीं थी। अच्छा, दूसरा आप खेल मतलब ये इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, कभी यहाँ पे कभी हैबतपुर में, आप मतलब क्या आपको समस्या आती है प्रैक्टिस में? इससे वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है हमारे पास, वहाँ पे पानी नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है। अगर हमें वहाँ पे पानी की सुविधा मिल जाए तो हम बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। बाथरूम की भी जरूरत है, टॉयलेट की, इन सभी चीज़ों की जरूरत है जो नेसेसरी होती है सभी के लिए। वही जूनियर में मेरा गोल्ड है और अभी अस्मिता रोइंग हुई थी, उसमें मेरे 2 गोल्ड हैं। हमें पानी की सुविधा चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं है। हम जींद से यहाँ पे दूर प्रैक्टिस करने आते हैं, मखंड, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे आने में। हम सरकार से चाहते हैं यहाँ पर माहौल, जींद में ज़्यादा अच्छा माहौल है, जींद में रोइंग करना चाहते हैं, वहाँ पर नहर में बैरिकेड लगा कर पानी रोक दिया जाए तो पानी की सुविधा। आइए अब सुनते हैं कोच चांद सिंह चहल और इन बच्चों की जुबानी, उनके रोज के संघर्ष, उनकी चुनौतियां और वो बाधाएं जिनसे लड़कर ये अपने सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। रोइंग एक ऐसा खेल जिसकी पहचान ही पानी से है, लेकिन विडंबना देखिए कि इन खिलाड़ियों के पास स्थायी तौर पर पानी ही नहीं है। हमारे साथ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, कोच साहब भी मौजूद हैं। हम जींद के मखंड गांव में मौजूद हैं, जो ये गहरी नहर है जहां सुबह शाम ये खिलाड़ी, ये बेटे, ये बेटियां तैयारी करते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए सुबह शाम इस नहर के अंदर हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। कोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विजेंद्र जी। ये आपका रोइंग का एक ऐसा गेम है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि रोइंग होता क्या है, खेला कैसे जाता है और इसके पीछे कितनी अभूतपूर्व मेहनत होती है। कैसे आपको ये आइडिया आया और कैसे आपने ये रोइंग गेम स्टार्ट किया और हरियाणा का जींद में कैसे शुरू हुआ? जी विजेंद्र जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, मैं आर्मी से एक्स सूबेदार रिटायर्ड हूँ और मैं आर्मी के अंदर पहले स्पोर्ट्स करता था, रोइंग ही। उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में चला गया, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। वहीं पे हमने एक सपना देखा था कि हरियाणा के अंदर टैलेंट बहुत है और अगर हरियाणा में ये कोई सुविधा है नहीं, कोई जानता भी होगा, एक अनबिग सा गेम है।
तो अगर वहाँ पे स्टार्ट किया जाए तो जो स्ट्रेंथ का स्पोर्ट्स है ये, और स्ट्रेंथ हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, और ज़्यादा बाकी लोगों को कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग की तरफ ही ज़्यादा फोकस है। ऐसे गेम जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर ओलंपिक के 7 लड़कियों के 7 लड़कों के 14 इवेंट है, और टोटल मेडल की अगर बात किया जाए तो 42 मेडल रहते हैं। और अगर थोड़ा फोकस किया जाए सरकारों का तो 42 मेडल के ऊपर क्या हम एक मेडल भी नहीं जीत सकते। तो अगर इस तरीके से हम काउंट करके चलें तो एथलेटिक के बाद और शूटिंग के बाद सबसे बड़ा इवेंट रोइंग का ही है। अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हम काफ़ी सारे मेडल लेके आ सकते हैं। अच्छा, हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है इस खेल के अंदर? आपने बताया कि 42 इवेंट है, उसके अंदर दाव लगता है इस खेल के अंदर, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी एक संभावनाएं हैं मेडल्स की। हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है पूरे देश के अंदर, और हमारा देश इस गेम के अंदर कहाँ स्टैंड करता है, और ओलंपिक में हमारा क्या इस तरह से परफॉर्मेंस रहता है? जी, मैंने ये हरियाणा के अंदर 2018 में रोइंग स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कोई भी नहीं जानता था, उस टाइम हमारा कोई नंबर नहीं था। आफ्टर कोविड जो हमारा रैंकिंग आया है जूनियर के अंदर, अभी हम पिछले 3 साल से कंटिन्यू दूसरे तीसरे नंबर पे रहते हैं जूनियर लेवल पे। नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे कम से कम भी 23 या 24 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सीनियर लेवल पे है अभी हम पहले 5 के अंदर पहुंच चुके हैं। और जो अभी नेशनल गेम हुआ था पिछले टीरी के अंदर, उसके अंदर हम पहले सर्विसेज एमपी और हम तीसरे नंबर पर हमने स्थान प्राप्त किया था। तो पहले 5 के अंदर हम सीनियर लेवल पे के ऊपर भी आज के टाइम पे हैं। एशिया के अंदर बात करें, एशियन गेम के अंदर ये गेम जो रोइंग का है, जो ओवरऑल पूरे स्पोर्ट्स इंडिया के जो काउंट होते हैं उसके अंदर पहले 7 नंबर पे अभी पिछले एशियन गेम में फिनिश किया था हमने टोटल मेडल टैली के अंदर। पहले नंबर पे जैसे एथलेटिक, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्क्वैश और रोइंग का ही नाम था। अच्छा, आपने बताया कि एशियन गेम तक हमारे बच्चे मेडल लेके आए हैं, हमारी बेटियां मेडल लेके आई हैं, नेशनल में भी हमारा अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन ओलंपिक में आपसे चर्चा हो रही थी कि 1976 में भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, लेकिन लगभग 50 साल हो चुके हैं। ओलंपिक में हम क्वालिफाई तो कर पाते हैं, लेकिन मेडल क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मेडल जो हमने फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाई किया था वो 2000 सिडनी ओलंपिक के अंदर किया था। उसके अंदर हरियाणा से इंद्रपाल जो आर्मी की तरफ से खेलते थे, यमुनानगर से हैं, और सेकंड जो कासिम खान थे, उन्होंने पेयर इवेंट के अंदर पहली बार हमारा इंडिया का क्वालिफाई हुआ। तो 76 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी रोइंग। आज पानी है, कल हो भी सकता है, परसों ना भी हो। पानी का ही खेल, पानी ही नहीं है इस खेल के लिए, तो ये भी बड़ा रीज़न है। और आप डिमांड भी करते रहे हरियाणा सरकार से कि जो नहर है आपकी एकेडमी ने बताया कि हैबतपुर गांव में, और यहाँ मखंड 35 किलोमीटर आपको आना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारा एनर्जी भी बच्चों की वेस्ट होती है। तो क्या आपकी मांग रही है कि बड़ा रीज़न है कि बच्चों अगर वहाँ पर सुविधा कर दी जाए, और किस लेवल तक आप सरकार से मांग कर चुके? इतने मेडल्स आप लोगों ने यहाँ अपना नाम हरियाणा किया है, और लेकिन हालांकि बहुत कम लोग जानते कि इस तरह का भी कोई गेम होता है। जी, हमने जो इसका जो बेस कैंप है वो जींद में ही स्टार्ट है। वहाँ पे बच्चों की, क्योंकि जो बच्चे आते हैं उनको स्कूलिंग की ज़रूरत है, और स्कूल, रहना, खाना पीना सारी सुविधाएं अगर देखते रहते हैं तो जींद शहर के नज़दीक भी है। और जींद के पास से एक नहर गुजरती है, आसी ब्रांच है, और उसके अंदर कोई बड़ा हाथ तो मांग हमारी है नहीं सरकार से। इतना है कि उसके अंदर एक बैरिकेड डाल के, और पीछे जो स्ट्रेच है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो स्ट्रेच चाहिए? 2 किलोमीटर का स्ट्रेच चाहिए। हमारी 2 किलोमीटर की रेस होती है। बैरिकेडिंग लगा दें? बैरिकेटिंग अगर लगा के, अगर उसमें पानी, जैसे जो सिंचाई की नहरें हैं, हरियाणा में झील तो है नहीं कोई, तो सिंचाई की नहर के ऊपर अगर बैरिकेटिंग लगा के वो 2 किलोमीटर का पानी रोका जाए, तो जब नहर ऑफ हो जाती है तो उस टाइम पे वो पानी रुका रहेगा। तो उस टाइम पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ये तो हमने एक ऑप्शन ढूंढा है कि यहाँ पे और कोई है नहीं। ये 35 किलोमीटर दूर पड़ता है जींद से मखंड गाँव, तो यहाँ पे हमने एक कैंप लगा रखा है। तो यहाँ पे पिछले नेशनल गेम में भी हम यहीं पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो नहर कितने दिन चलती है? रोटेशन क्या रहती है नहर की? वो 10 दिन चलती है, 1 महीने के अंदर। उसके बाद फिर वापस फिर मखंड में ट्रेनिंग करते हैं। ये नहर है जो परमानेंट चलती है। अगर वहाँ पे पानी हो जाएगा तो एक तो हमारे को ये जो कंपटीशन होता है वो स्टिल पानी में होता है, तो वो भी हमारे को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगी। स्टिल पानी भी मिल जाएगा, और अपोजिट टाइप में जब नहर चलती है उसमें किसान भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। और हमारी कोई ऐसी ये भी नहीं है कि बड़ी सारी डिमांड की हमारे को कुछ अलग से चाहिए। जो वहाँ नहर है उसी के अंदर अगर थोड़ी सुविधा कर दी जाए तो वहीं से हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। यानी कि इनके पास अभी कितने बच्चे हैं? अभी 150 बच्चे हमारे पास में ट्रेनिंग पर हरियाणा के अलग अलग जिलों से हैं? अलग अलग जिलों से बेटे बेटियां हैं। इनकी सिंपल सी सरकार से यही मांग है कि देखिए हरियाणा में रोटेशंस में नहर के अंदर पानी आता है 10 दिन या 15 दिन के हिसाब से, और इनकी मांग है कि इसकी जो प्रैक्टिस होती है, जो कंपटीशन होता है 2 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है वो, और उसी स्ट्रेच में इनको बैरिकेडिंग चाहिए। बहुत बड़ा, ये एक बड़ी मांग नहीं है।
और ये सैकड़ों खिलाड़ी यहाँ से दे चुके हैं और अभी भी 150 बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से, और लगभग ग्रामीण बेल्ट से सारे के सारे बच्चे बच्चियाँ हैं। जब नहर चली जाती है, नहर का पानी चला जाता है रोटेशन के हिसाब से, वहाँ बैरिकेडिंग की मांग करें और हरियाणा सरकार को इस मांग की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी स्टेट्स की बात करें तो उनकी कैसी सुविधाएँ हैं हरियाणा के मुकाबले में? बाकी स्टेट के अंदर सारा सरकारी ही जितने भी क्लब बने हुए हैं रोइंग के सारे गवर्नमेंट अप्रूवल है और सारे गवर्नमेंट ही उनको सपोर्ट कर रही है सब में, क्योंकि सारा जो बोटें आप देख रहे हो, ये जो ओर्स बोलते हैं इसको चप्पू, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, सारे मेड इन यूएसए हैं। और जो मशीनें होती हैं इनकी सब कुछ एक ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट पड़ता है। अगर सरकार ध्यान दे तो सब कुछ करवा सकती है। ये तो हमारा एक पर्सनल हम 3-4 मिल के एक ग्रुप बनाया है, वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ तक हमने पहुँचा है। अगर सरकार करे तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन सरकार जो चीज़ दे रही है, अगर कई बार उनसे मांग की है तो बोल रहे चंडीगढ़ में करो। चंडीगढ़ में कोई गेम नहीं कर सकता। जो खिलाड़ी है वो रूरल इलाके से आता है, जो ग्रामीण इलाके से आता है, वहाँ पे जो टैलेंट है वो चंडीगढ़ की चौक चौक में गुम हो जाता है, तो वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। चंडीगढ़ से कितने खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लेके आ गए? एक अभिनव बिंद्रा लेके आए हैं जो शूटिंग के अंदर है, वो गेम अलग टाइप का है। अच्छा, बाकी जो खेल है आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर से, कुश्ती की बात करें और अन्य जो खेल हैं, सुविधाओं की बात करें, जैसे आपने बताया कि प्राइवेट, क्या एक बहुत बड़ा रीज़न है कि प्राइवेट तौर पर ज़्यादातर जो कोचेज़ हैं आप जैसे लोगों का इनिशिएटिव कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा कम एक सहयोग मिल पा रहा है? बिल्कुल जी, सरकार की तरफ से देखा जाए हरियाणा स्पोर्ट्स के अंदर अभी टॉप में, इंडिया में टॉप है और वर्ल्ड के अंदर भी अपना नाम रखता है। सब कुछ जो भी एफर्ट लगा है, मैं भी आर्मी से रिटायर होकर मैंने काम स्टार्ट किया है ये, और मैंने काम था, मेरे में जज्बा था कि मुझे एशियन गेम में मेडल देना है, आने वाले टाइम पे ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार करने हैं यहाँ से, तो मैं अपने मिशन पे लग रहा हूँ। लेकिन अगर ये थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करके, साथ में सरकारी कोच भी हैं, वो अलग अलग जगह ड्यूटी दे रहे हैं और रोइंग का काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर वो सारे सहयोग करें तो जितनी भी अकेडमियाँ बाकी भी देखते हैं, या कुश्ती है, कोई भी खिलाड़ी आप ये नहीं बता सकते इसको सरकारी कोच ने तैयार किया, सारे प्राइवेट अकेडमियों से, प्राइवेट अखाड़ों से, प्राइवेट क्लबों से आ रहे हैं। अगर सरकार देखती है तो थोड़ा सा ध्यान दे, प्राइवेट भी साथ में काम करेंगे, उनके साथ मिलकर और अच्छा हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं और आपकी एकेडमी में जैसे बच्चों को एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है सर? हमारे पास में अगर कोई भी बच्चा, जो भी लड़का ट्रेनिंग करता है, उसका 2000 रुपये मिनिमम चार्ज है, ये जो सिर्फ बोट इक्विपमेंट का मेंटेनेंस के लिए, और जो लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो स्कूलिंग वगैरह लेना है उनका चार्जेस वो तो स्कूल के हिसाब से रहेगा, वो अगर कोई खाना लेना चाहता है उनके लिए मैं इसकी सुविधा दे रखी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बाकी डिस्ट्रिक्टों से आ रखे, उनका चार्जेस अलग है, जो ट्रेनिंग का चार्ज यही। अच्छा, आपने बताया कि ओनली मेडल्स के अलावा आपने काफ़ी मेडल्स एशिया लेवल तक जीते हैं बच्चों ने, नेशनल लेवल पर बड़ी अच्छी पोजीशन है, इसके अलावा और क्या अचीवमेंट रही है? आपने बताया कि डिफेंस में काफ़ी बच्चे यहाँ से गए हैं आपकी एकेडमी से। हाँ जी, अभी तक जो इस एकेडमी से 135 बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब पे लगे हुए हैं, और एक लड़की है जो हरियाणा स्टेट के अंदर कोच लगी थी, एक लड़का लगा हुआ है हरियाणा स्टेट के अंदर कोच यहाँ से, और अभी एक लड़की जो किरण है वो उसकी फाइल अभी चली हुई है। जो अभी तक की हमारे अचीवमेंट की बात करी जाए तो हमें सीनियर एशिया के अंदर पहली बार अभी 2025 के अंदर हमने कंपटीशन किया। इससे पहले हम जूनियर लेवल पे कर रहे थे, तो सीनियर लेवल के अंदर हमारा एक गोल्ड एशियन चैंपियनशिप के अंदर और एक सिल्वर और 2 लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बेटियों का किस लेवल तक परफॉर्मेंस रहा, कितने मेडल और किस लेवल तक है? सीनियर एशिया के अंदर 2 ब्रॉन्ज आए हैं लड़कियों के, और जो जूनियर के अंदर हमारी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले नेशनल लेवल तक ही थी, फिर जूनियर एशिया के अंदर पहुंचे। ये पहला लेवल कंपटीशन था हमारा सीनियर के अंदर। तो जूनियर की लड़कियां, सुमन का हमारे पास में पहले गोल्ड था और अच्छी कर रही हैं काफ़ी सारी लड़कियाँ। अच्छा, आपकी सरकार से सीधी क्या मांग है और किस लेवल तक आप सरकार के अधिकारियों से और नुमाइंदों से, खेल मंत्री से मिल चुके हैं, और सीधी सी मांग क्या है, कितना सहयोग आपको सरकार से चाहिए? सरकार से मेरा सहयोग ये है कि जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ वहाँ पे सारे लोग अभी जानने लग गए हैं। जींद के अंदर एक बैरिकेटिंग की सुविधा कर दी जाए, नहर के ऊपर ही, आंसी ब्रांच के ऊपर, और एक जो लड़कियों के लिए टॉयलेट वाशरूम चेंजिंग के लिए जो चीज़ चाहिए उनको मैंने डीसी साहब महोदय को भी दिया हुआ है लिखित में। उन्होंने प्रॉब्लम को देखा भी था और आगे पुटअप भी किया था, लेकिन कहाँ पे रुक जाती है वो सरकारी फाइलें पता नहीं चलता। और एक बोट जो रखने के लिए, हमारे इक्विपमेंट रखने के लिए जो शेड चाहिए था वो नहर पे, क्योंकि वो नहर के ऊपर सारी गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट ही करवा सकती है उसको। एक बेसिक चीज़ है टॉयलेट बाथरूम वगैरह, तो ये भी अब तक सरकार नहीं कर पाई। चलो, अभी तक बैरिकेडिंग तो बहुत बड़ी बात है जी। अभी तक जो लड़कियों को चेंजिंग रूम वगैरह ये सब सुविधाएं खुद ने ही करवा रखी है, अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मतलब मेडल जीतने के बाद बड़ा सरकार वाई वाई लूटती है, लेकिन उससे पहले की बात करें तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है। जो ध्यान देना चाहिए उस तरीके से का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल।
जो अगर लड़कियों की अगर बात करते रहते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती है लड़कियों को चेंजिंग के लिए। जैसे पसीना आता है या फिर भीग जाती हैं लड़कियां इसमें पानी से, तो वो चेंजिंग करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? अभी हम साइकिल से एकेडमी से नहर तक आते हैं, फिर वापस जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी अगर ऐसी कोई सुविधा हो जाए तो वहाँ पे नज़दीक में, मतलब अभी तक वही जो देसी काम है वही चल रहा है। खेल मंत्री वगैरह से मिले? बिल्कुल, मैं खेल मंत्री साहब से मिला अभी, गौरव गौतम जी से। उन्होंने आश्वासन दिया था, मुझे लेटर साइन करके भी दिया हुआ, लेकिन वो आगे फिर यहाँ जींद के विधायक हैं और अभी डिप्टी स्पीकर भी हैं कृष्ण लाल मीणा जी, उनसे मिला था। उन्होंने भी डीसी साहब से के पास बैठ के मुझे बता भी दिया था, मेरी फाइल आगे पहुँचा भी दिया था, लेकिन आगे कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, हरियाणा एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब है और हमने आमतौर पर देखा है कि जब मेडल्स आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर सरकार वाह लूटती है। लेकिन उससे पहले की बात की जाए, आपके सामने हैं सुविधाएं कैसी हैं। कोच साहब तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं अपने हिसाब से बच्चे अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। सुबह शाम गहरी नहर में उतरकर अपने सपनों को यहाँ पर हर रोज़ पंख देते हैं। और एक आमतौर पर जो सभी बच्चे हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं और सरकार से एक बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। कम से कम इनके जो बेसिक जो आधारभूत इनकी ज़रूरतें हैं वो सरकार को जरूर पूरी करनी चाहिए। एक बैरिकेडिंग की मांग है कि वो सरकार एक 2 किलोमीटर का स्ट्रेच, यानी कि जो कंपटीशन होता है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होता है, फिक्स पानी में होता है। और ये जो है बच्चे फिर भी चलते हुए पानी में इन लहरों में अपनी तैयारी कर रहे हैं और इनकी हिम्मत की जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। लेकिन सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। नहरों का पानी भले ही कभी थम जाए, लेकिन इन बेटे और बेटियों के कदम नहीं रुकते। ये हमें सिखाते हैं कि खिलाड़ी सुविधाओं से नहीं जुनून से बनता है। आज मखंड की ये नहरें छोटी लग सकती हैं, पर यहीं से उठे सपने एशिया तक पहुंच रहे हैं। और अब सरकार से एक छोटी मगर बेहद जरूरी गुजारिश, जब नहर का पानी सूख जाए तो एक तय पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर कुछ दिनों तक पानी रोका जाए ताकि इनकी प्रैक्टिस न रुके। मांग छोटी है पर भविष्य बहुत बड़ा। सलाम इनकी मेहनत को, सलाम इनकी हिम्मत को और सलाम उन सपनों को जो नहरों में नहीं दिलों में बहते हैं।